हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक होगा इम्यूनाइजेशन, जो इम्यूनाइजेशन रिलेटेड। और इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से अपन बात करेंगे बच्चों। और जो भी आपकी जो इम्यूनाइजेशन के अंदर बच्चों आज टॉपिक डील करवाए जाएंगे, वो सारे प्रीवियस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जो कहीं न कहीं आपको मिले हुए होंगे। बात समझ में आ गई? यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। और सबसे पहली बात तो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप अपने यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें, है ना? तो सबसे पहले अपन अगर बात करते हैं, तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द कम्युनिटी या फिर इम्यूनाइजेशन, जो इम्यूनाइजेशन रिलेटेड अपन बात करते हैं। नेम नेम द डिजीज़ प्रोटेक्टेड अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यानी कि जो आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, उसके अंदर कौन कौन सी डिजीज है जिसे क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है नॉर्मली, है ना? तो आपको सिंपली याद रखना है कौन कौन सी डिजीज जो होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आप सभी को पता है, ट्रिक एक है। तो ट्रिक का नाम क्या है? डीपीटी। क्या नाम है उस ट्रिक का? डीपीटी एमटीपी है। क्या ट्रिक है? डीपीटी एमटीपी है। क्या याद रखोगे? डीपीटी एमटीपी है, यानी कि डीपीटी एमटीपी है। यानी कि डीपीटी मतलब क्या होगा बच्चों? डिप्थेरिया, परटूसिस, टिटनस। बात समझ में आएगी? एमटीपी का मतलब क्या हो गया? मीजल्स, टीबी और पोलियो, है ना? तो ये 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज होती है। कौन सी? 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज होती है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर ऐड किया गया है बच्चों। इसके अलावा एक वैक्सीन और ऐड की गई है, जिसका नाम होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस, है ना? ये है का मतलब बच्चों हेपेटाइटिस बी है। क्लियर बात है? इसके अलावा एक वैक्सीन और है, जो जापानी इंसेफेलाइटिस है, जो अपने इंडिया के अंदर नहीं चलती है, इंडिया के शेड्यूल के अंदर नहीं है बच्चों। क्लियर बात है? तो जापानी इंसेफेलाइटिस नहीं आता है इंडिया के शेड्यूल के अंदर, बट ये भी वैक्सीन क्या है, यहाँ पे एड जो है वो एड है जापानी इंसेफेलाइटिस। और जापानी इंसेफेलाइटिस जो है, उसे बच्चों किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है कॉमनली नाउन एज ब्रेन फीवर। जो उस ब्रेन फीवर के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है बच्चों? ब्रेन फीवर जो होता है, उस ब्रेन फीवर के नाम से इसको जो है बच्चों जाना जाता है। और मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया कॉज्ड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। जो मेनिंजाइटिस जो होता है बच्चों, और आपका जो निमोनिया जो होता है, वो किसकी वजह से होता है? HIV वायरस जो होता है, HIV जो होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो होता है, उसकी वजह से मेनिंजाइटिस होता है बच्चों। और क्या होता है? निमोनिया जो है, निमोनिया कॉज होता करता है। बात समझ में आ गई? नेम द डिजीज प्रोटेक्टेड अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। देखिए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है बच्चों, यानी कि इसे शॉर्ट में कहा जाता है यूआईपी। क्या कहा जाता है इसको? यूआईपी कहा जाता है। और यूआईपी के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन जो डिजीज जो होती है, डिजीज को क्या किया जाता है बच्चों? प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आपका सिंपली आंसर रहेगा कौन सी? डीपीटी एमटीपी है प्लस जापानी इंसेफेलाइटिस। क्लियर बात है? डीपीटी मतलब डिप्थेरिया, परटूसिस, टिटनस। और एमटीपी का मतलब है मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, है ना? और है का मतलब हेपेटाइटिस बी और जापानी इंसेफेलाइटिस। बात समझ में आ गई आप सभी को? और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो होता है, ठीक है, वो किसको कॉज करता है? यानी मेनिंजाइटिस और निमोनिया जो होता है, निमोनिया कॉज होता है। और इसके लिए उसकी वैक्सीन लगाई जाएगी। इसका मतलब हिब की वैक्सीन लगाई जाएगी, किसको प्रिवेंट करेगी? आपके ये मेनिंजाइटिस को। और निमोनिया जो, उस निमोनिया को प्रिवेंट करेगी बच्चों। क्लियर बात है? उसके बाद देखो, नेम वैक्सीन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यानी कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो रहने वाली है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो होता है उसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, उसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन जो है बच्चों वो रहने वाली है, तो समझना। बीसीजी की वैक्सीन होगी। बीसीजी की वैक्सीन किससे प्रिवेंट करती है? आप सभी को बताएं, टीबी से प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है बच्चों? टीबी, जो टीबी से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद देखना आप इसके अंदर कि डीपीटी की वैक्सीन किससे प्रोटेक्ट करती है? डीपीटी की वैक्सीन डिप्थीरिया से प्रोटेक्ट करती है, परटूसिस से प्रोटेक्ट करती है, टिटनस से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद देखना ओपीवी की वैक्सीन किससे प्रोटेक्ट करती है बच्चों? पोलियो, जो उस पोलियो से प्रोटेक्ट करती है। बात समझ में आ गई आप सभी को? और मिजल्स की वैक्सीन एमआर की वैक्सीन होगी। किसकी वैक्सीन होगी? एमआर की वैक्सीन होगी। तो किससे प्रोटेक्ट करेगी? मिजल्स और रूबेला से प्रोटेक्ट करेगी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन किससे प्रोटेक्ट करेगी बच्चों? हेपेटाइटिस जो है उस हेपेटाइटिस से प्रोटेक्ट करेगी। और मोस्टली कौन सा? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस नंबर टाइप बी जो होगा उससे प्रोटेक्ट करेगी। टीडी की वैक्सीन किससे प्रोटेक्ट करेगी? टिटनस और डिप्थीरिया से प्रोटेक्ट, जो टिटनस और डिप्थीरिया जो उससे प्रोटेक्ट करेगी। जापानी इंसेफेलाइटिस। उसके बाद क्या है? पेंटावेलेंट वैक्सीन। और पेंटावेलेंट वैक्सीन जो होती है बच्चों, देखो किन चीजों से प्रोटेक्ट करेगी? पेंटावेलेंट, पहले भी बात तो ये समझो, पेंटा पेंटा मतलब 5। सबसे पहली बात तो क्या होगी? पेंटा मतलब क्या होगा? 5। यानी कि इसमें क्या होगी? 5 टाइप की वैक्सीन होगी, पेंटावेलेंट वैक्सीन, यानी कि 5 टाइप की वैक्सीन होगी। और 5 टाइप की वैक्सीन कौन कौन सी होती है? देखो ध्यान से सुनना। एक तो होती है बच्चों डीपीटी, और एक होती है बच्चों हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। और एक होती है बच्चों हिब वैक्सीन। कौन सी? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वाली वैक्सीन, हिब
वैक्सीन कौन सी होगी? ये आपके हीपो वैक्सीन होगी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन जो है वो रहने वाली है। कौन सी? हीपो वैक्सीन जो है वो हीपो वैक्सीन रहने वाली है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये 5 वैक्सीन जो है वो 5 वैक्सीन रहने वाली है। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो कितनी वैक्सीन होती है पेंटावेलेंट के अंदर? आप सभी को याद होना चाहिए पेंटावेलेंट के अंदर बच्चों 5 वैक्सीन होती है। कौन कौन सी? डी, पी, टी, हेपेटाइटिस बी और कौन सी? हीपो वैक्सीन जो है वो हीपो वैक्सीन इसके अंतर्गत रहने वाली है बच्चों। उसके बाद देखो इसके अंदर कौन सी वैक्सीन इंक्लूड नहीं की जाती है, जो नॉर्मली आपको गुमराह किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भैया ओपीवी वैक्सीन जो है वो ओपीवी वैक्सीन इसके अंदर इंक्लूड नहीं की गई है। कौन सी वैक्सीन बच्चों? ओपीवी वैक्सीन। जो ओपीवी वैक्सीन को इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया गया है। क्लियर बात है आपके बाद? उसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी से रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाले हैं। तो देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके रहने वाले हैं आज के क्लास के अंदर, कि डू नॉट क्लीन। क्या नहीं करना है? क्लीन नहीं करना है। किसको क्लीन नहीं करना है? जो इंजेक्शन साइट जो है उसको विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, किसके साथ? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो होता है उसके साथ आपको क्लीन नहीं करना है, एज इट में अफेक्ट द वैक्सीन एफिशिएंसी। यानी जो वैक्सीन की एफिकेसी जो होगी उससे क्या हो जाएगी, वो एफिकेसी जो होगी वो कम हो जाएगी उसकी वजह से, है ना। उसके बाद देखो ऑल द चिल्ड्रन इम्यूनाइज्ड विद डीपीटी शुड बी ऑब्जर्व फॉर मिनिमम 30 मिनट फॉर एनी इमीडिएट एडवर्स रिएक्शन। यानी कि जो भी बेबी जो है ना, जिस भी बेबी को, जिस भी चिल्ड्रन को आप क्या कर रहे हो, इम्यूनाइज कर रहे हो। इम्यूनाइज मतलब किसके साथ कर रहे हो? आप डीपीटी का टीका लगा रहे हो। उन्हें क्या करना है? आपको ऑब्जर्व जो है ऑब्जर्व करना है। और कितने टाइम के लिए ऑब्जर्व करना है? मिनिमम 30 मिनट। कितने? 30 मिनट, यानी कि आधे घंटे के लिए क्या करना है? उनको ऑब्जर्व करना है। और एनी इमीडिएट एडवर्स रिएक्शन, कुछ भी एडवर्स इमीडिएट एडवर्स रिएक्शन होता है उसके लिए, है ना, सीजर आ सकते हैं, कन्वर्जन आ सकते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उन्हें कम से कम भी 30 मिनट के लिए आपको क्या करना है? अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है डीपीटी वैक्सीन लगाने के बाद। बात समझ में आ गई आप सभी को? उसके बाद देखो AEIFI, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इन्फेक्शन, या फिर इसको बहुत बार लिखा जाता है इम्यूनाइजेशन। बच्चों देखो एक चीज बता रहा हूँ, इम्यूनाइजेशन क्या लिखा जाता है? बहुत बार इसको लिखा जाता है इम्यूनाइजेशन। और बहुत सारी बुकों के अंदर आपको कहीं पे इफेक्ट इफेक्ट मिलेगा। और बच्चों बहुत सारी बुकों के अंदर आपको इवेंट जो है वो इवेंट भी मिलेगा। दोनों सही है बच्चों, दोनों सही है, मैं बता रहा हूँ आपको फिर से, है ना। एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इन्फेक्शन या फिर इम्यूनाइजेशन, यानी कि इम्यूनाइजेशन की वजह से कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट रहने वाले हैं और एडवर्स इवेंट रहने वाले हैं इम्यूनाइजेशन को फॉलो करते हुए। बात समझ में आएगी? इसे कहा जाता है AEFI। क्या कहा जाता है बच्चों? AEFI जो है वो AEFI कहा जाता है। उसके बाद बच्चों देखना आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैप बिटवीन सेम वैक्सीनेशन। सेम वैक्सीनेशन जो होता है सेम वैक्सीनेशन के बीच में गैप कितना होना चाहिए? 28 दिन का गैप होना चाहिए बच्चों। कितना? 28 दिन का, यानी कि 1 मंथ जो है उस 1 मंथ का 28 दिन का गैप होना चाहिए। देखो बच्चों 1 मंथ का गैप होना चाहिए। और दूसरी भाषा के अंदर मैं इससे बात करूं तो यानी कि 4 वीक का गैप होना चाहिए। कितना? 4 वीक जो है उस 4 वीक का गैप होना चाहिए। कितना गैप होना चाहिए बच्चों? 4 वीक का गैप होना चाहिए, यानी कि 1 मंथ का गैप होना चाहिए, यानी 28 दिन का गैप होना चाहिए। सटीक आंसर क्या जाएगा इसका? 28 दिन, फिर जाएगा 1 वीक, 4 वीक, और उसके बाद क्या जाएगा? 1 मंथ। बात समझ में कि जियो के अंदर रिचार्ज कितने का आता है? 1 महीना मतलब 28 दिन का आता है, तो 28 दिन ही मेन मान्य होगा। क्लियर बात है? आपको 1 महीने के अंदर कहीं पर भी आप किताबों के अंदर थ्योरी के अंदर कहीं भी पढ़ते हो तो आपको 1 महीना 28 दिन का गिनना, न कि 30 और 31 का गिनना है। बात समझ लेना ये बात। ठीक है बच्चों? उसके बाद देखो किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में कॉज द गुलियन बार सिंड्रोम। जो किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो होती है बच्चों, कौन सी? ये किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो होती है बच्चों वो क्या करती है? आपके गुलियन बार सिंड्रोम जो होता है उस गुलियन बार सिंड्रोम को कॉज करती है। किसको कॉज करती है? आपके गुलियन बार सिंड्रोम जो होता है उसको कॉज करती है। और ओपीवी वैक्सीन में कॉज द VAPP, क्या कॉज करती है? जो ओपीवी वैक्सीन जो होती है वो क्या कॉज करती है? आपके VAPP क्या कॉज करती है? आपके VAPP जो है वो कॉज करती है, यानी कि वैक्सीन एसोसिएटेड, क्या कॉज करती है? वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस। यानी कि आप क्या ले रहे हो? ओपीवी की वैक्सीन जो है वो ले रहे हो, वही वैक्सीन क्या कर रही है? आपके पोलियो को कॉज कर रही है। क्या कर रही है? वही वैक्सीन क्या कर रही है बच्चों? पोलियो, जो उस पोलियो को कॉज कर रही है, जिसे क्या कहा जाता है? वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस जो है वो कहा जाता है। उसके बाद देखना डीपीटी और मिजल्स वैक्सीन जो होती है, कौन सी? डीपीटी और मिजल वैक्सीन में कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को कॉज करती है। किसको कॉज करती है? आपके डीपीटी और मिजल्स वैक्सीन जो होती है बच्चों, कौन सी? डीपीटी और मिजल्स मिजल्स वैक्सीन जो होती है क्या करती है? बेबी के अंदर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो होता है उसको कॉज करती है। किसको कॉज करती है? आपके टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को कॉज करती है। समझना बच्चों, डीपीटी क्या है? ये दोनों साइड में टॉक्सिन्स वैक्सीन है। क्या है बच्चों? ये टॉक्सिन वैक्सीन जो है टॉक्सिन्स वैक्सीन है ना। टॉक्सिन बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा? इरिटेशन होगा। क्या होगा? इरिटेशन होगा। और इरिटेशन से उस पर्सन को क्या हो सकता है? हो सके तो डायरिया हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? हो सके तो क्या हो जाए बच्चों? डायरिया जो है वो डायरिया हो जाए।
बात समझ में आ रही है? और क्या हो सकता है उस पेशेंट जो, तो पेशेंट को वॉमिटिंग जो है, वॉमिटिंग भी हो सकती है बच्चों। क्या हो सकती है? वॉमिटिंग जो है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, उस पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। और डायरिया और वॉमिटिंग होगा बच्चों, तो उसकी वजह से क्या होगा, बेबी के अंदर, उस पर्सन के अंदर क्या होगा, हाइपोटेंशन जो है वो हाइपोटेंशन होगा बच्चों। और हाइपोटेंशन होगा यानी कि बेबी के अंदर क्या हो सकता है, शॉक में जा सकता है बेबी। क्या जा सकता है? शॉक जो है, हाइपोवोल्मिक शॉक, जो हाइपोवोल्मिक शॉक के अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता है? किसके अंदर जाएगा? तो इसकी वजह से क्या होगा, टॉक्सिन्स की वजह से क्या हो रहा है, बेबी के अंदर शॉक लग रहा है, तो इसलिए कि इस नाम को किस नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो होता है उसके नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो होता है उसके नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। उसके बाद आगे देखो, आगे है कि ओपीवी एंड रोटावायरस वैक्सीन में भी प्रोड्यूस वोमिटिंग, सो प्रोवाइड ब्रेस्ट फीडिंग जस्ट आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन। यानी कि जो ओपीवी वैक्सीन जो होती है बच्चों, कौन सी वैक्सीन, जो आपकी ओपीवी वैक्सीन जो होती है वो, है ना, और रोटावायरस की वैक्सीन कैसे पिलाई जाती है, आपके ओरल पिलाई जाती है। आप सभी को पता है कैसे पिलाई जाती है, ये आपके ओरल पिलाई जाती है ना। वैक्सीन में भी प्रोड्यूस द वोमिटिंग, किसको प्रोड्यूस कर सकती है, आपके वोमिटिंग को प्रोड्यूस कर सकती है। सो प्रोवाइड द ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए क्या करना है, जैसे ही आपने क्या पिलाई, ओपीवी की वैक्सीन पिलाई, है ना, और रोटा वायरस की वैक्सीन दी है अपने बेबी को, है ना, तो आपको क्या करना है, तुरंत क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है बेबी को, ताकि बेबी क्या नहीं करे, वोमिटिंग जो है वो वोमिटिंग ना करे। उसके बाद देखो, टू लाइव वैक्सीन आर टू गिवन टुगेदर बट एट डिफरेंट साइट। यानी कि दो लाइव वैक्सीन जो होती है उसको आप एक साथ दे सकते हो। क्या दे सकते हो बच्चों? कि दो लाइव वैक्सीन जो होती है, उस दो लाइव वैक्सीन को आप एक साथ में दे सकते हो, बट एट डिफरेंट साइट, एक ही साइड के अंदर नहीं देनी है। आप एक लाइव वैक्सीन इधर और दूसरी लाइव वैक्सीन आप इधर दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। क्लियर बात है, समझ में आ गई? उसके बाद डू नॉट एड अ डिफरेंट टाइप ऑफ द वैक्सीन एट द सेम टाइम, है ना। और नेवर मिक्स द टू और मोर वैक्सीन, है ना, टुगेदर विदाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेबोरेटरी। दोनों पॉइंट को एक साथ में समझा रहा हूँ बच्चों, देखना, है ना। आपको ये नहीं है कि तीन चार वैक्सीन है, बच्चों को कम दर्द होगा, तो आपने क्या किया, 5 ml की सिरिंज निकाल लिया आपने, 5 ml की एक सिरिंज ली, और सिरिंज के अंदर क्या कर दिया, जितना जितना वैक्सीन चाहिए, 0.5 ml, 0.2 ml, 0.1 ml, जितनी बननी थी सभी एक सिरिंज के अंदर ही कर ली। और बच्चे को दो तीन बार दर्द नहीं हो, और आपने क्या लगा दी, एक ही वैक्सीन, मतलब एक ही सिरिंज के अंदर सारी वैक्सीन मिक्स करके लगा दी, है ना। आपको कदापि ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना। कदापि बच्चों ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। नेवर मिक्स विद टू और मोर वैक्सीन, दो या दो से ज्यादा वैक्सीन जो होती है आपको विदाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेबोरेटरी, जब तक लेबोरेटरी नहीं बोले आपको वैक्सीन जो होती है वो बेबी को मिक्स करके नहीं लगानी। बात समझ में आ गई? उसके बाद देखो, एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी का रिएक्शन में भी सीन इन ऑल इंजेक्टेबल वैक्सीन एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जहाँ पे भी वैक्सीन लगाई है वहां पे क्या हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है, हल्की फुल्की स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। बट बेबी को के अंदर वो इचिंग जो है वो इचिंग भी हो सकती है। क्लियर बात है? उसके बाद देखो, पोलियो एंड मिजल्स वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एट फ्रीजर कंपार्टमेंट। यानी कि जो पोलियो और मिजल्स वैक्सीन जो होती है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, है ना। कि पोलियो और मिजल्स वैक्सीन जो होती है उसको कहाँ रखना है आपको, फ्रीजर कंपार्टमेंट जो होता है उस फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर रखना है। कहाँ रखना है बच्चों? आपका जो फ्रीजर कंपार्टमेंट जो है, उस फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर रखना है। क्लियर बात है? और एडवाइस टू मदर, मदर जो उस मदर को क्या क्या एडवाइस देनी है उसके बारे में सुनना, है ना। वैक्सीनेशन जो होता है, उस वैक्सीनेशन के बाद मदर जो होती है, उस मदर को क्या क्या आपको एडवाइस जो है वो एडवाइस देनी है, उसको समझना। एडवाइस टू मदर, वैक्सीनेशन इज सेफ फॉर योर बेबी। क्या बोलोगे कि वैक्सीनेशन जो है वो क्या है, आपके बेबी के लिए सेफ है। एंड इट प्रोटेक्ट द इन्फेक्शन डिजीज इन फ्यूचर। ये क्या करेगा, आपके जो इन्फेक्शन डिजीज जो है फ्यूचर के अंदर, उससे क्या करेगा, आपके प्रोटेक्ट करेगा, बेबी की रक्षा करेगा। आने वाली जो भी डिजीज होने वाली है बेबी के अंदर, उससे क्या करेगा, बेबी को बचाएगा। बात समझ में आ रही है ना। एडवाइस टू मदर अबाउट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के क्या क्या कॉमन साइड इफेक्ट रहने वाले हैं उसके बारे में बताना है। और क्या देनी है आपको, पीसीएम की सिरप देनी है, क्योंकि उस बेबी को क्या आ सकता है, फीवर जो है, फीवर आ सकता है। उसकी वजह से आपको क्या देनी है, पीसीएम सिरप जो है, पीसीएम सिरप एडवांस के अंदर दे देनी है। उसके बाद देखो, ओपीवी शुड बी गिवन विद इन 15 डेज। यानी कि ओपीवी जो होती है बच्चों, वो कब देनी है, जैसे कि ओपीवी जो होती है, ओपीवी की जीरो डोज, है ना, जीरो डोज कब दी जाती है, एट बर्थ पे दी जाती है बच्चों, है ना। आप सभी को पता होगा कब दी जाती है, एट बर्थ पे दी जाती है। अगर यहाँ पे नहीं दी गई, है ना, तो आपको विद इन 15 डेज के अंदर आपको ओपीवी जो है वो ओपीवी लगानी है। कब तक लगा सकते हो आप, 15 दिन के भीतर भीतर आप ओपीवी लगा सकते हो। बात समझ में आ गई? उसके बाद देखो क्या लिख रखा है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एलबीडब्ल्यू बेबी, है ना। और प्री टर्म बेबी जो होता है उसके अंदर क्या होती है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन क्या होती है बच्चों, कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, क्योंकि इनका लीवर जो होगा वो बच्चों क्या होगा, इमेच्योर जो है, इमेच्योर होगा। क्या होगा बच्चों, इनका लीवर जो है वो लीवर क्या होगा, इमेच्योर जो है, इमेच्योर होगा। उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, लीवर जो होगा वो लीवर क्या होगा बच्चों, इमेच्योर होगा। उसकी वजह से आपको क्या नहीं करना है, आपकी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, किसके अंदर, जो एलबीडब्ल्यू बेबी जो होते हैं बच्चों, और जो प्री टर्म बेबी जो रहने वाले हैं उनके अंदर क्या होती है, ये वैक्सीन जो होती है वो वैक्सीन क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहने वाली है। तो बात समझ में आ गई आप सभी को?
क्लियर बात है। उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस लगा रखे हैं अपन ने, क्वेश्चन रिलेटेड टू द टेम्परेचर। बहुत सारे क्वेश्चंस आए दिन मार्केट के अंदर, आए दिन आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर घूमते रहते हैं। उन क्वेश्चंस को मैं क्या किया है, पूरा बाइंड अप करके एक साथ आपके सामने ला रहा हूँ, तो आप उसे ध्यान से सुने। और हाँ, अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लियर बात है। तो उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं अपन, ओपीवी स्टोर टेम्परेचर। ओपीवी का स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है, -20, और रेंज के अंदर अपन बात करें बच्चों, -22 -40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, -22 -40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर बात है, बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय तक स्टोर करना है आपको। क्लियर बात है, एकदम लंबे समय के लिए। उसके बाद ओपीवी स्टोरेज, ओपीवी ओपीवी किस नाम से जाना जाता है, ओपीवी को सेविंग के नाम से जाना जाता है। रूटीन स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है ओपीवी का, तो आपसे पूछ ले रूटीन स्टोरेज टेम्परेचर +2 से लेके +8 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ गई। और पूछ ले लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल, लॉन्ग टर्म के लिए क्या पूछ ले क्वेश्चन में, ओपीवी फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए पूछ ले तो आपको डीप फ्रीजर के अंदर रखना है। और कितने टेम्परेचर पे रखना है, -15 से लेके -25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बात समझ में आ गई। लॉन्ग टर्म स्टोरेज पूछ ले तो -15 से लेके -25 डिग्री सेंटीग्रेड। रूटीन स्टोरेज पूछ ले बच्चों कितना जाना है, 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड। और जहाँ वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पे कितना रखा जाता है, -22 -40 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। बात समझ में आ गई, ओबीबी को स्टोर किया जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि येलो फीवर वैक्सीन स्टोर टेम्परेचर, यानी कि येलो फीवर की वैक्सीन जो होती है उसे कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो येलो फीवर की वैक्सीन जो होती है उसे रखा जाता है बच्चों -30 से लेके +5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाता है। कितनी टेम्परेचर पर रखा जाता है बच्चों, -30 से लेके +5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर इसको रखना है। कितना, -30 से लेके +5 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद देखो कि डाइल्यूट वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एट, यानी कि डाइल्यूट वैक्सीन, आपकी जो डाइल्यूट वैक्सीन जो होती है उसको कहाँ पे स्टोर कर सकते हो, तो डाइल्यूट वैक्सीन जो होती है उसको आप 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हो। और आउटसाइड ऑफ द कोल्ड चेन बॉक्स, यानी कि रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो। पहली प्रायोरिटी का क्या जाएगी बच्चों, पहली प्रायोरिटी ये जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी ये जाएगी। बात समझ में आ गई। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आउटसाइड ऑफ द कोल्ड चेन बॉक्स बोल सकता हूँ, आउटसाइड ऑफ कोल्ड चेन बॉक्स, आउटसाइड ऑफ कोल्ड चेन बॉक्स है ना। कोल्ड चेन बॉक्स जो उस कोल्ड चेन के बॉक्स के बाहर भी रख सकते हो, कोल्ड चेन बॉक्स। बात समझ में आ गई, जो कोल्ड चेन बॉक्स है उसके आउटसाइड के अंदर भी रख सकते हो। उसके बाद देखो ऑल अदर वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड, जितनी भी दूसरी वैक्सीन है आपको कहाँ रखनी है, +2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखी जाती है। उसके बाद देखो कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो कोल्ड चेन है उसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है, वो रखा जाता है बच्चों 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रखा जाता है, 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। और रेफ्रिजरेटेड ट्रक का टेम्परेचर कितना होता है, 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड। रेफ्रिजरेटेड ट्रक समझते हो बच्चों, जिसके अंदर वैक्सीन जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, यानी कि वैक्सीन जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हुई वहां से लेके कहाँ लाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाई जाएगी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल से, यानी कि देखो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हुई, वैक्सीन जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हुई, मैन्युफैक्चरिंग से कहाँ लगी, स्टेट लेवल पे लाई जाएगी या फिर सेंट्रल लेवल पे लाई जाएगी। और स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल से कहाँ लाई जाएगी बच्चों, वैक्सीन जो होगी स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे लाई जाएगी। और स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल से कहाँ लाई जाएगी बच्चों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाई जाएगी। कहाँ लाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाई जाएगी बच्चों, डिस्ट्रिक्ट लेवल से कहाँ लाई जाएगी बच्चों, वैक्सीन जो है उसे ब्लॉक लेवल पे लाया जाएगा। और ब्लॉक लेवल से कहाँ लाया जाएगा उसको, यानी कि पीएससी सीएससी के ऊपर लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा बच्चों, पीएससी सीएससी के ऊपर लाया जाएगा। और पीएससी सीएससी वाले कहाँ ले जाएंगे, सब सेंटर पे ले जाएंगे। और सब सेंटर वाले कहाँ ले जाएंगे, इंडिविजुअल तक जब लेकर लगाएंगे, है ना, इंडिविजुअल तक लेके इंडिविजुअल को ले जाके ले जाएंगे, लगाएंगे बच्चों, है ना। तो देखो बच्चों कि वैक्सीन उड़ के तो नहीं आएगी, है ना, कोई कोई चीज के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ही होगा वैक्सीन के अंदर। तो इसे कहा जाता है रेफ्रिजरेटेड ट्रक, यानी कि जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हुई, मैन्युफैक्चरिंग से स्टेट सेंटर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पीएससी और सीएससी लेवल तक। बात समझ में आई। तो जो वैक्सीन लाई जाती है वो एक ट्रक के अंदर लाई जाती है, रेफ्रिजरेटर ट्रक होता है। रेफ्रिजरेटर ट्रक छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है ना। तो इसका जो टेम्परेचर जो होता है रेफ्रिजरेटर ट्रक का, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वैक्सीन फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, क्या लिखा जाता है इसके अंदर, जो डेफिनेशन रहने वाली है कि किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका, कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वैक्सीन फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, यानी कि एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, है ना। उसके बाद देखो रेफ्रिजरेटर रूम का टेम्परेचर कितना होता है, रेफ्रिजरेटर अगर अपन रूम के टेम्परेचर की अपन बात करें बच्चों, तो रेफ्रिजरेटर रूम का टेम्परेचर होता है 2 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, रेफ्रिजरेटर रूम जो होता है बच्चों, उस रेफ्रिजरेटर रूम का टेम्परेचर होता है बच्चों 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर जो है ना। कितना टेम्परेचर होता है आपके रेफ्रिजरेटर रूम का टेम्परेचर,
रूम का टेम्परेचर होता है वो होता है बच्चों 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। रेफ्रिजरेटेड रूम क्या होता है बच्चों, एक लार्ज स्केल के ऊपर वैक्सीन जो होता है उस वैक्सीन को क्या किया जाता है बच्चों, स्टोर किया जाता है, उसे कहा जाता है रेफ्रिजरेटेड रूम। उसके इलेक्ट्रिक प्लग जो होता है उस पर लिखा होता है प्लीज डू नॉट रिमूव इट, इसे आपको क्या नहीं करना है बच्चों, रिमूव जो है रिमूव नहीं करना है। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो टेम्परेचर ऑफ ILR यानी कि आइसलैंड रेफ्रिजरेटर जो होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, जो उसका टेम्परेचर होता है बच्चों 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और टेम्परेचर ऑफ डीप फ्रीजर क्या है कि डीप फ्रीजर जो डीप फ्रीजर का टेम्परेचर कितना होता है, -15 से लेके -25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। कितना होता है, -15 से लेके -25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो टेम्परेचर रहने वाला है डीप फ्रीजर जो डीप फ्रीजर का, है ना। उसके बाद देखो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉक्स, कोल्ड बॉक्स जो होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्ड बॉक्स का टेम्परेचर रहने वाला है बच्चों। और जो आपका वैक्सीन कैरियर जो होता है उस वैक्सीन कैरियर का टेम्परेचर कितना होता है कि 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बात समझ में आई। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के रूप में फॉर्मेट के रूप में समझा दिए हैं। और ज्यादातर क्या है, 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही रहने वाला है। उसके बाद देखो आप, उसके बाद क्या है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कोल्ड चेन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट क्या रहने वाला है, कोल्ड चेन के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट क्या रहने वाला है कोल्ड चेन इन इंडिया के अंदर। तो आपको याद रखना है ILR, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर जो है वो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट रहने वाला है यहाँ के। उसके बाद देखो मैक्सिमम चार्जेस ऑफ द कोल्ड चेन फेलियर इन इंडिया, मैक्सिमम चार्जेस क्या होता है कोल्ड चेन फेलियर का इन इंडिया के अंदर। तो क्या बोलोगे, सब सेंटर लेवल एंड विलेज लेवल पे क्या हो जाता है, कोल्ड चेन फेलियर जो होता है कोल्ड चेन फेलियर का मैक्सिमम लेवल जो है मैक्सिमम लेवल रहने वाला है। उसके बाद देखो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन एट PSC लेवल, यानी कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, क्या पूछ रहा है आपकी कि कौन से इंस्ट्रूमेंट जो होता है उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए कोल्ड चेन के अंदर एट PSC लेवल के ऊपर। बात समझ में क्लियर बात है। PSC लेवल पे ऊपर यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, टेम्परेचर जो टेम्परेचर को मॉनिटर किया जाता है। तो आपका आंसर करना चाहिए डायल थर्मोमीटर, और दूसरा नाम होता है एल्कोहल स्टेम थर्मोमीटर। कौन सा, डायल थर्मोमीटर और एल्कोहल स्टेम थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखना बच्चों कि मिनिमम लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज इन कोल्ड चेन ऑफ इंडिया, मिनिमम लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज, मिनिमम लेवल कौन सा है जहाँ पे वैक्सीन जो होती है उस वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, वो होगा आपका PSC लेवल। कौन सा होगा बच्चों, PSC लेवल। सब सेंटर लेवल नहीं होगा, पहली बात बोल रहा हूँ, सब सेंटर लेवल नहीं होगा। सब सेंटर क्या होगा, जिस दिन वैक्सीन डे होगा, ठीक है, जिस दिन वैक्सीनेशन किया जाना है तब क्या की जाएगी, सब सेंटर पे ले जाए लेके जा सकते हैं ना, ले जाई जाएगी। क्लियर बात है। और PSC लेवल पे मिनिमम लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज ऑफ कोल्ड चेन इन इंडिया के अंदर अगर बात करें तो PSC लेवल जो PSC लेवल जाएगा। क्लियर बात है। उसके बाद देखो आगे, डायल थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, यानी कि जो आपका डायल थर्मोमीटर जो है बच्चों वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, थर्मोकपल प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। थर्मोकपल यानी कि जो क्या करता है, टेम्परेचर को बैलेंस बनाए हुए रखता है। क्लियर बात है। थर्मोकपल प्रिंसिपल को ऊपर ये काम करता है। और उसके बाद देखो रिकमेंडेड टेम्परेचर मॉर्निंग मॉनिटरिंग एट PSC लेवल पे आपको जो टेम्परेचर जो है टेम्परेचर कितने टाइम मॉनिटर करना है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि टेम्परेचर को 2 टाइम मॉनिटर करना है, एक तो मॉर्निंग के अंदर करना है और एक क्या करना है आपको, इवनिंग जो है उस इवनिंग के अंदर करना है, यानी कि ट्वाइस डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग क्या है, मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर आपको क्या करना है, टेम्परेचर जो है टेम्परेचर क्या करना है बच्चों, मॉनिटर जो है मॉनिटर करना है। उसके बाद देखो इसके अंदर आगे क्वेश्चन है कि टोटल कैपेसिटी ऑफ द कोल्ड चेन बॉक्स, यानी कि जो कोल्ड चेन बॉक्स है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, वो होती है बच्चों कोल्ड चेन कोल्ड बॉक्स जो होता है उस कोल्ड बॉक्स की जो टोटल कैपेसिटी होती है वो होती है बच्चों 5 से लेके 20 लीटर। कितनी होती है, 5 से लेके 20 लीटर इसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो कैपेसिटी रहने वाली है। उसके बाद देखो आइस पैक की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, वो होती है 320 से लेके 340 ml। कितने होती है, 320 से लेके, ये ऐसा आइस पैक होता है ना, आइस पैक कुछ इस तरीके से दिखता है बच्चों, जिसके अंदर क्या होते हैं, 2 होल जो है 2 होल बने हुए होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। क्लियर बात है। उसके बाद देखो साइज ऑफ आइस पैक की साइज कितनी होती है, तो 763 इंटू 90 इंटू 33 mm जो है वो 33 mm रहने वाला है, ये साइज रहती है। उसके बाद देखो द एफिशिएंसी ऑफ कोल्ड चेन सिस्टम फॉर OPV एज मॉनिटर बाय VVM डिपेंड ऑन, है ना, चेंज कलर ऑफ मॉनिटर, यानी कि चेंज कलर ऑफ मॉनिटर यानी कि जो VVM जो होता है वैक्सीन वाली मॉनिटर जो होता है उसको चेक किया जाता है। तो द एफिशिएंसी ऑफ कोल्ड चेन बॉक्स सिस्टम, जो एफिशिएंसी जो होता है OPV के अंदर, यानी कि OPV जो है वो खराब है सही है, तो इस आधार पे आप इसको देख सकते हो, वो देख सकते हैं अपन। VVM जो होता है वो डिपेंड करता है कि चेंज कलर ऑफ मॉनिटर, जो मॉनिटर जो लगा हुआ है उसका कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसके ऊपर है ना बच्चों। मैं आपके एक OPV से रिलेटेड एक बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन लेके आऊंगा, है ना, कौन से ग्रेड के अंदर OPV जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन से ग्रेड के अंदर उसका डिस्कार्ड जो है डिस्कार्ड कर लिया जाता है, उसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
साल्क वैक्सीन है। साल्क वैक्सीन क्या रहने वाली है? किल्ड वैक्सीन है। क्या है? साल्क जो है किल्ड वैक्सीन है। और एंटी सीरा इज ऑब्टेन फ्रॉम द, यानी कि जो एंटी सीरा जो होता है उससे किससे प्राप्त किया जाता है? उससे प्राप्त किया जाता है बच्चों कॉर्स से। उसके बाद देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वैक्सीन कैन रिजल्ट इन पैरालिसिस इन चिल्ड्रन, यानी कि कौन सी वैक्सीन जो होता है उस वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन करने की वजह से क्या होगा? बेबी के अंदर पैरालिसिस हो सकता है ना? तो ये होता है बच्चों सेबिन पोलियो वैक्सीन। कौन सी? सेबिन पोलियो वैक्सीन, मतलब ओपीवी वैक्सीन। बच्चों कौन सी वैक्सीन है? ओपीवी वैक्सीन जो है वो ओपीवी वैक्सीन है। उसके बाद है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ द बेबी। बेबी का पहला इम्यूनाइजेशन जो है वो किसे कहा जाता है? फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ द बेबी, बेबी का पहला इम्यूनाइजेशन क्या है? कोलेस्ट्रॉम। क्या है बच्चों? कोलेस्ट्रॉम जो है वो कोलेस्ट्रॉम रहने वाला है। और विच वैक्सीन नॉट एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ, बर्थ के ऊपर कौन सी वैक्सीन जो होती है उसे एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है? हिबो वैक्सीन। कौन सी बच्चों? हिबो वैक्सीन। जो हिबो वैक्सीन जिसे किसके अंदर डाल दिया गया है? आजकल पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। उसके बाद देखो एचपीवी वैक्सीन क्या है? बाईवेलेंट और क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है। आपको सिंपल याद रखना है बाईवेलेंट और क्या है? क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन होती है। और वैक्सीन विद मैक्सिमम एफिकेसी, जिसकी मैक्सिमम एफिकेसी आती है वो वैक्सीन कौन सी है? तो आपको सिंपली भाषा के अंदर याद रखना है कि टीडी वैक्सीन जो होती है जिसकी क्या होती है? मैक्सिमम एफिकेसी जो है, मैक्सिमम एफिकेसी रहने वाली है। उसके बाद देखो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आगे और लगा रखे हैं अपन ने। हाउ मेनी फुल्ली फ्रोजन आइस पैक शुड ए वैक्सीन कैरियर कंटेन, यानी कि कितने आइस पैक रहने वाले हैं? कितने आइस पैक जो है वो आइस पैक रहने वाले हैं वैक्सीन कैरियर जो होता है उस वैक्सीन कैरियर के अंदर? बच्चों किसके अंदर? आपका जो वैक्सीन कैरियर जो होता है उस वैक्सीन कैरियर के अंदर कितने फुल्ली फ्रोजन आइस पैक जो है वो आइस पैक रहने वाले हैं? वैक्सीन कैरियर तो समझते हो बच्चों, डिब्बा। क्या है? कोई डिब्बा जो एनएमएनजी लेके घूमती है ना? जो वैक्सीनेटर जो होता है वो वैक्सीनेटर लेके घूमता है उस डिब्बे को, है ना? कौन सा? ब्लू कलर का होता है नॉर्मली, वही डिब्बा है ना बच्चों? तो आपको ये पता होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से, है ना? तो कितने आइस पैक होते हैं बच्चों? देखो एक, दो, तीन, चार आइस पैक कितने होते हैं? देखो बच्चों चार दीवार होगी एक डिब्बे की, एक डिब्बे की चार दीवार होगी। एक, दो, तीन, चार। बात समझ में आई? एक एक आइस पैक इधर रहेगा, एक आइस पैक इधर रहेगा, एक आइस पैक इधर रहेगा आपके, एक आइस पैक इधर रहेगा। बात समझ में आई? तो चार आइस पैक रहते हैं। कितने रहते हैं बच्चों? चार आइस पैक जो है, चार आइस पैक आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। बात समझ में आएगी? क्लियर बात है बच्चों? अगर बात समझ में आती हो तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करें? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद आता हो वीडियो अपने आप। तो क्लियर बात है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट पीएससी लेवल वैक्सीन स्टोर्ड इन द आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। पीएससी लेवल के ऊपर वैक्सीन जो होती है वैक्सीन को कहाँ स्टोर किया जाता है? आईएलआर के अंदर स्टोर किया जाता है बच्चों। कहाँ किया जाता है? आपके आईएलआर जो है उस आईएलआर के अंदर स्टोर किया जाता है। उसके बाद देखो जीरो डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इन विच गिवन, है ना? जीरो डोज कब लगती है? ये क्वेश्चन बच्चों बहुत आता है और बहुत ज्यादा इस बच्चे जो होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। जीरो डोज आपके पोलियो की वैक्सीन की एट बर्थ पे लगती है। क्लियर बात है? और वीएपीपी डेवलप आफ्टर डेज ऑफ ओपीवी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ओपीवी एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद कितने टाइम के बाद क्या होती है? वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस होता है 7 से लेकर 14 दिन बाद। कितना? आफ्टर 7 to 14 डेज। कितना? 7 से लेकर 14 दिन के बाद क्या होता है? वीएपीपी जो है वो डेवलप होता है ओपीवी वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद। उसके बाद देखना बच्चों कि ट्राईवेलेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इंक्लूड एक्सेप्ट, यानी कि ट्राईवेलेंट वैक्सीन जो होती है इन्फ्लुएंजा की उसके अंदर क्या चीज नहीं आती है? H2N2। क्या नहीं आती है? H2N2 नहीं आती है ट्राईवेलेंट के अंदर। उसके बाद देखो स्टोरेज ऑफ कुल प्लेस मीन्स टेम्परेचर ऑफ कितना होना चाहिए? स्टोरेज ऑफ कुल प्लेस मीन्स है टेम्परेचर ऑफ, है ना? तो 8 से लेके 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 8 से लेके 15 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा बोला जाता है कि कुल प्लेस के अंदर टेम्परेचर के अंदर कुल प्लेस जो होता है ठंडा ठंडा प्लेस जो होता है वहां पे क्या करो? वैक्सीन को स्टोरेज कर दो। तो उसके अंदर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो वो होता है 8 से लेके 15 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद देखो कि TY21A वैक्सीन फॉर टाइफॉइड के लिए होता है ना? TY21A वैक्सीन फॉर टाइफॉइड के लिए होता है। स्टोरेज टाइम फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापानी इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन, यानी कि जापानी इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन जो होती है बच्चों, अगर उसको आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया है ना, तो उसको आप कितने समय के अंदर आपको इस्तेमाल करना है? वो करना है आपको 4 घंटे के अंदर। कितना? 4 घंटे के अंदर आपको इस वैक्सीन को इस्तेमाल कर लेना है। डोज ऑफ रूबेला इम्यूनोग्लोबिन जो डोज कितनी होती है रूबेला इम्यूनोग्लोबिन की? तो आपको सभी को पता होना चाहिए 20 ml होती है। और मैग्नीशियम आयन इज यूज्ड एज ए स्टेबलाइजर, किसके अंदर? मैग्नीशियम आयन को एज ए स्टेबलाइजर के इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बोलोगे सर ओपीवी वैक्सीन के अंदर। किसके अंदर? ओपीवी वैक्सीन जो होती है बच्चों उस ओपीवी वैक्सीन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अपन बात करें मिजल डाइल्यूट वैक्सीन यूज्ड विद इन। मिजल्स डाइल्यूट वैक्सीन जो होती है वो कितने टाइम के अंदर आपको इस्तेमाल कर देनी है? तो मिजल डाइल्यूट वैक्सीन जो होती है बच्चों वो आपको इस्तेमाल कर देनी है बच्चों 3 घंटे के अंदर। अगर आपने डाइल्यूट कर दिया है तो आपको 3 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर देनी है बच्चों। देखो मैंने जापानी इंसेफ्लाइटिस का बताया, जापानी इंसेफ्लाइटिस के अंदर मैंने कितना बताया? 4 घंटे। बात समझ में आ गई? मिजल्स का बता रहा हूँ, मिजल्स के अंदर कितना बता रहा हूँ? 3 घंटे के अंदर। ठीक है, 3 घंटे के अंदर आपको इस्तेमाल कर देनी है ना? और बीसीजी जो होती है बच्चों उस बीसीजी के अंदर भी कितना है? 4 घंटे के अंदर इसका इस्तेमाल कर देनी है। रेंज के अंदर पूछे तो 4 से लेके 6 घंटे के अंदर।
है ना। पर फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों क्या जाएगी, 4 घंटे जो है 4 घंटे जाएगी, क्योंकि नॉर्मली सेशन जो होता है 6 घंटे का होता है, उसकी वजह से 4 से लेकर 6 घंटे इसको अपन मानते हैं। क्लियर बात है। उसके बाद देखो ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ वैक्सीन एट सेशन लेवल, यानी कि सेशन लेवल के ऊपर कितने, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ वैक्सीन एट सेशन लेवल के ऊपर कितने टाइम के लिए वैक्सीन जो होती है उसे स्टोर करना है। 1 से लेकर 3 घंटे के लिए, कितना, 1 से लेकर 3 घंटे के लिए वैक्सीन जो होता है उसको स्टोरेज करना है। उसके बाद देखो FIPV एडमिनिस्टर्ड एट 9 मंथ ऑफ द एज विच साइड, ये बच्चों अपडेट क्वेश्चन है, एक नया डोज जोड़ा हुआ है। तो अपडेट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए, कहाँ लगती है, लेफ्ट अपर आर्म पे लगती है, यानी कि जो 9 मंथ के ऊपर FIPV जो लगती है वो कहाँ लगती है बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ लगती है, आपके लेफ्ट अपर आर्म जो होता है उस लेफ्ट अपर आर्म पे लगती है। उसके बाद देखो पेंटावेलेंट वैक्सीन इंक्लूड एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा था, कोई क्वेश्चन जो है आपके बच्चों यहाँ पे आ चुका है। क्या क्वेश्चन है कि पेंटावेलेंट वैक्सीन किस चीज को इंक्लूड नहीं करती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन सी वैक्सीन है बच्चों, OPV वैक्सीन जो होती है उस OPV वैक्सीन को इंक्लूड नहीं करती है। उसके बाद देखो बेस्ट ऑन VVM OPV इज यूजफुल इन विच ग्रेड, यानी कि OPV जो होती है वो OPV कौन से ग्रेड के ऊपर क्या होती है, यूजफुल जो है वो यूजफुल होती है, तो क्या बोलोगे, 2nd ग्रेड के ऊपर, कौन सी ग्रेड, 2nd ग्रेड पे होता है, 2nd ग्रेड के ऊपर OPV जो होती है वो OPV यूजफुल होती है। और उसके बाद देखो डोज ऑफ BCG वैक्सीन टिल द 1 मंथ, 1 महीने तक के बच्चे के लिए जो OPV की डोज कितनी होती है, 0.05 ml, 0.05 ml। आप सुबह आप मुझे सभी जने बताएं कि टिल द 1 मंथ, मैंने बताया आपको कि 1 महीने तक कितनी होती है, 0.05 ml रहती है बच्चों। और आफ्टर द 1 मंथ कितनी रहती है, ये आपका क्वेश्चन है आज की क्लास का, कि आफ्टर द 1 मंथ जो है वो 1 मंथ के बाद कितनी रहने वाली है। क्लियर बात है। तो अपन ने क्या पढ़ दिया, इम्यूनाइजेशन जो है उस बच्चों, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, है ना बच्चों, इम्यूनाइजेशन जो, उस इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड आपके जितने भी बच्चों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले थे, जो क्वेश्चन आए दिन एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, है ना, और नहीं पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन के साथ अपन ने डील कर दी है आज। अगर आपको अपना यूट्यूब चैनल पसंद आया हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको किस वीडियो की जरूरत है, उस अनुसार अपन वीडियो जो है वो वीडियो लेके आए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगर